प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है पहला लेसन स्वर्णिम भारत समाप्त की ओर चल रहा है। लास्ट टॉपिक है कुषाण। तो कुषाण हम समाप्त करने जा रहे हैं अब, इसके बाद में दूसरा लेसन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दीनदयाल सारण, अमन सैनी और कपिल शर्मा, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है प्रश्नों का। इसी तरह आप तैयारी बरकरार रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हर प्रश्न का जवाब दें, अच्छी तरह से लास्ट तक वीडियो देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक, और उन प्रश्नों का अच्छा निराकरण, ताकि आप उसके नोट्स बनाएं और आप उसका सफलता प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और कुषाण वंश चल रहा था, तो अब मैं आपसे पहले 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैंने जितना पढ़ा है आज ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे पहला क्वेश्चन ये है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस वंश ने बनाया था? पहला क्वेश्चन, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस वंश ने बनाया था? 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किस शासकों के समय में कांची सिख शाखा के अंदर था? किस वंश के शासकों के समय में, किस वंश के शासकों के समय में कांची सिख शाखा प्रमुख के अंदर था? तीसरा क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता था? तीसरा क्वेश्चन, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता था? चौथा क्वेश्चन, कौन से वंश के शासक के दरबार में विज्ञानेश्वर रहते थे? कौन से वंश के शासकों के समय में विज्ञानेश्वर रहते थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हिंदू कानून के अनुसार प्रथम ग्रंथ माना जाता था? हिंदू कानून के अनुसार आधिकारिक प्रथम ग्रंथ माना जाता था। अगला क्वेश्चन, विल्हण ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? विल्हण ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? फिर लिखना है अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन नहरों को दक्षिण भारत में कौन लाया? स्थानीय स्वशासन नहरों को दक्षिण भारत में कौन सा वंश लाया? अगला क्वेश्चन, वृदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? वृदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? किस भगवान को समर्पित था? इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट में लिखोगे, कमेंट में दोगे और बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें। इसका एक कहावत है कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, जितनी मेहनत करोगे उतनी ही कम। तो आपको पता है कुषाण वंश चल रहा था, थोड़ा ध्यान देना, बहुत शानदार क्वेश्चन है कुषाण वंश। तो आपको पता है कुषाण युची और तोखरी, इसको तोखरी या तोखरी कह सकते हैं, तोखरी जाति से संबंधित था। तो कुषाणु युची या तोखरी कहा जाता था, मतलब चीन से जाते थे। एक क्वेश्चन और आता है, कुषाण वंश आपके किताब में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा एक इस बारे की हिस्ट्री से प्रश्न है। कुषाण देवपुत्र की उपाधि लेते थे। शानदार क्वेश्चन, देवपुत्र की उपाधि लेते थे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देवपुत्र की क्या लेते थे? उपाधि। तो हम कहेंगे कुषाण कौन से, अब आपसे वो प्रश्न पूछेगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, एक माता का नाम आगे कौन से वंश लगाते थे? तो आपने उत्तर दिया, बढ़िया उत्तर आया, सातवाहन शासक अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। उसी तरह कुषाण वंश कौन सी उपाधि लेते थे? देवपुत्र। क्यों? क्योंकि ये चीन से इन्होंने ग्रहण की थी। चीनी शासकों की कुषाण वंश की शाखा भारत में स्थापित हो गई थी। भारत में भी इन्होंने चीनी शासकों की उपाधियों को मतलब अनुकरण कर लिया। तो हम कह सकते हैं देवपुत्र की उपाधि कौन से वंश लेते थे? कुषाण शासक। तो हम कह सकते हैं कुषाणों की युची तोखरी भी कहा जाता था। कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया से होता था। कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से। तो हम कह सकते हैं कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया से होता। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन की युची जाति के थे। ये कुषाण मध्य एशिया में से आए थे और पश्चिमी चीन की युची जाति के थे।
युचि जाति की 2 शाखाओं में बंटी हुई थी। युचि शाखा थी वो कौन सी शाखाओं में? 2 शाखाओं में बंटी हुई थी। बड़ी शाखा थी ये बैक्ट्रिया मध्य एशिया में स्थापित हो गई थी, बैक्ट्रिया में स्थापित हो गई थी। दूसरी छोटी शाखा इसने तिब्बत में अपना नया निवास बनाया। आगे चलकर युचि 5 शाखाओं में विभक्त हो गई थी। इसमें एक शाखा भारत में, जिसको किस नाम से जाना गया था? कुषाण वंश के नाम से विख्यात हो गई थी। तो ध्यान देना थोड़ा, कुषाण कौन से? कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि लेते थे, और कुषाण नहीं होते तो भारत में द्विवेद शासन नहीं आता। यह भी ध्यान रखना है। द्विवेद शासन की प्रथा कौन लाए थे? तो अब 2 प्रश्न तो बन गए। कुषाण शासक कौन सी उपाधि लेते थे? देवपुत्र की उपाधि लेते थे। ये देवपुत्र ऑप्शन में नहीं आता है तो स्वर्गपुत्र, इसको स्वर्गपुत्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्गपुत्र। तो हम कह सकते हैं कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि भी लेते थे, और देवपुत्र की उपाधि चीन शासकों से हमने भारतीय लोगों ने ग्रहण कर ली थी। द्विवेद शासन की प्रथा भी कुषाण शासकों ने शुरू की थी। तो हम कह सकते हैं द्विवेद शासन की प्रथा भी किस शासकों ने? कुषाण शासकों ने। एक क्वेश्चन और आता है, चमड़े के जूते, बहुत शानदार क्वेश्चन। चमड़े के जूते किसने शुरू किए थे? कुषाण शासकों ने। चमड़े के जूते कुषाण शासकों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के, मतलब शुद्ध मात्रा में सोने के जो सिक्के चलाए थे वो कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो हम कह सकते हैं देव शासन की शुरुआत भी हुई, और देवपुत्र की उपाधि भी कुषाण शासक लेते थे। तो हम कह सकते हैं कुषाणों की युचि या तोखरी भी कहा जाता था इसे। कुषाणों का उद्गम मध्य एशिया से हुआ था। मध्य एशिया, सऊदी अरब, इस कंट्री में कुषाण और मध्य एशिया में पश्चिमी चीन की युचि जाति के थे। युचि जाति की 2 शाखाओं में बंट गई थी। एक बड़ी शाखा ये बैक्ट्रिया में स्थापित हुई थी, छोटी शाखा इसने तिब्बत में अपना निवास बनाया था। आगे चलकर युचि 5 शाखाओं में विभक्त होगी। इसमें एक शाखा भारत में कुषाणों के नाम से क्या हो गई? विख्यात हो गई। तो आपको ध्यान में रखने, देवपुत्र की उपाधि भी कुषाण शासक लेते थे इन्होंने, भारतीय लोगों ने। और भारत में जो शाखा स्थापित हुई उसका नाम कुषाण बना। 2 शाखा थी मेन, 5 शाखाएं जो थी वो कुषाण शासकों की थी। तो हम कह सकते हैं कुषाण शासक, द्विवेद शासन की प्रथा भी शुरू हुई थी, और कुषाण शासकों जो देवपुत्र की क्या लेते थे? उपाधि लेते थे। और चमड़े के उन्होंने क्या शुरू किए? जूते या शुरू किए। और सोने के प्रथम, भारत में सोने के सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन्होंने चलाए थे? कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो क्वेश्चन भी आता है कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? तो भारत में सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने। तो ये आपका पहला प्रश्न क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उसके बाद में देखिए अगला, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार 2 नंबर प्रश्न। आज कुषाण वंश, ये पहला लेसन आपका स्वर्णिम भारत का पहला लेसन कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्वर्णिम भारत, संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 तक, मतलब दिल्ली सल्तनत से लेकर पलासी के युद्ध तक पढ़ाऊंगा। तो कल आप दूसरा लेसन पढ़ गए होगे, मतलब घर से अध्ययन करके आओगे, उसके बाद में उसका सारांश कराऊंगा। तो देखो बहुत शानदार, कुजलखंड फिशिज, इसका आपको पता है ये अपनी जाति का गौरव का संस्थापक था। तो हम कह सकते हैं कि कुजलखंड फिशिज आपको प्रश्न उठाएगा 1 नंबर का। आगे आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन, कनिष्क का प्रश्न आ सकता है 4 नंबर का, कि कनिष्क एक महान योद्धा था, स्पष्ट कीजिए इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कुजलखंड फिशिज प्रथम 1500 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ये अपनी जाति का गौरव का क्या था? संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान को उस समय में आपको पता है कुर्मू कहा जाता था। तो अफगानिस्तान तथा काबुल, क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? काबुल। तो अफगानिस्तान, काबुल और कंधार में एक भाग अपने राज्य में मिला लिया। इसने वैदिक धर्म को क्या किया था? अंगीकार कर लिया था। तो हम कह सकते हैं कि कुजलखंड फिशिज इस जाति का वास्तविक संस्थापक था। कुजलखंड फिशिज संस्थापक था किसका? कुषाण शासकों का। तो हम कह सकते हैं कुजल फिशिज प्रथम 1500 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान तथा काबुल, कंधार के एक भाग अपने राज्य में क्या कर लिया था? मिला लिया था। इसने वैदिक धर्म, आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं कमेंट में डालोगे, वैदिक धर्म किस वंश के समय में उत्थान की ओर था? उसका वैदिक धर्म की दृष्टि से वो स्वर्ण काल था, ये आपको क्वेश्चन बताना है। और वैदिक धर्म को अपने अंगीकार किया। उसके बाद में देखना अपनी जाति के गौरव वंश का संस्थापक था। दक्षिणी अफगानिस्तान, काबुल, कंधार में इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर लिया। और आपको पता है अशोक साम्राज्य में काबुल और कंधार अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। फिर है उसके बाद में उसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। विमकंड फिशिज देते, जिसका शासनकाल था 65 से 75 ईस्वी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जिसका कार्यकाल विमकंड फिशिज द्वितीय का था। 65 से 75 ईस्वी इसका शासन था। भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य, कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी, नंदी, भगवान शिव की आकृति अंकित। अब आपको ध्यान होगा कुषाण शासक जो थे वो अपने जो सिक्के चलाते सुनो उसमें भगवान शिव की आकृति, त्रिशूलधारी आकृति होती थी। भगवान शिव की आकृति इस पर सिक्कों पर क्या होती थी?
थी? अंकित होती थी। तो हम कह सकते हैं भीमकंठ फिशिस द्वितीय, पहला तो कुजलकंठ फिशिस का संस्थापक था, ये अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसने दक्षिणी अफगानिस्तान और काबुल के गंदार पर अपना राज्य में मिला लिया था। वैदिक धर्म को उन्होंने क्या किया था? अंगीकार किया था। उसके बाद में भीमकंठ फिशिस द्वितीय 65 से 75 ईस्वी, भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इसका राज्य था। इसकी मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी नंदी, नंदी आपको पता है किसको कहते हैं? बेल को। नंदी, बेल, भगवान शिव की आकृति क्या होती थी? अंकित होती थी। इसमें भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के क्या चलाए थे? सिक्के। बहुत शानदार क्वेश्चन। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के क्या चलाए थे? सोने के सिक्के। तो हम क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आपको ध्यान में रखना है भीमकंठ फिशिस। भीमकंठ फिशिस ने भारत में सर्वप्रथम सोने के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। उसके बाद में देखो, इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। चांदी की मुद्राओं का इन्होंने भी क्या किया था? प्रचलन, लेकिन तांबे का सिक्के इन्होंने नहीं चलाया था। तो ध्यान में दोबार में करा रहा हूँ, कुजलकंठ फिशिस प्रथम 15 ईस्वी से 65 ईसा पूर्व, ये अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसे दक्षिण अफगानिस्तान था या काबुल कंधार के वहाँ पर अपने प्रचलन किया था। इसने वैदिक धर्म को क्या किया था? अंगीकार किया था। भीमकंठ फिशिस दूसरा संस्थापक था इसका, द्वितीय संस्थापक 65 से 75 ईस्वी, भारत के एक विशाल भारत में इसका क्षेत्र था। कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधार नंदी, भगवान शिव की आकृति क्या होती थी? अंकित होते थे। इसने भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के क्या चलाए? सिक्के। यहाँ क्वेश्चन आता है, देखो वैसे तो भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानी शासकों ने चलाए थे। यूनानी शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यूनानी शासकों ने, लेकिन वे लेख युक्त सिक्के चलाए थे। लेख युक्त सिक्के चलाए थे, जिसका नाम था मिनेंडर। मिनेंडर ने ये सिक्के चलाए थे, लेकिन वो लेख युक्त थे, इस पर तिथि अंकित थी। तो हम कह सकते हैं यूनानी शासकों ने, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सिकंदर के समय में यूनानी लेखक मिनेंडर आया था। मिनेंडर और नागसेन, आपको पता है मिनेंडर और नागसेन का वार्तालाप था। तो यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम लेख युक्त, लिखित युक्त सिक्के चलाए थे, लेकिन वो यूनानी शासक थे। और यदि आपसे प्रश्न पूछ ले, भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के, सर्वाधिक मात्रा में, तब आप गुप्त शासक ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे गुप्तों ने, और शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। तो हम कह देंगे शुद्ध सोने के सिक्के, ये आ जाएगा प्रश्न, शुद्ध सोने के सिक्के। तो ये क्वेश्चन बन गया आपके। प्रश्न आ सकता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। और कुषाणों में कौन? भीमकंठ फिशिस द्वितीय ने चलाए थे। और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने, और सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए आपको पता है यूनानी शासक लेख युक्त मिनेंडर ने। उसके बाद में देखें तो इसने भारत में अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए, शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। चांदी की मुद्राओं का भी इन्होंने क्या किया था? प्रचलन किया था। उसके बाद में चलिए तीसरा पैराग्राफ, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। आगे चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन। कनिष्क कुषाणों का सबसे प्रतापी जो शासक था, यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके। कुषाणों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? कनिष्क था। आपको ध्यान में रखना है, कुषाणों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। आपको पता है इसे दूसरा अशोक कहा जाता था। तो कनिष्क या तीसरा अशोक कह सकते हैं हम। तो कनिष्क, दूसरा अशोक, ये भारत के कनिष्क सबसे प्रतापी, कुषाणों का सबसे जो प्रतापी शासक था वो कौन था? कनिष्क। तो हम कह सकते हैं कुषाणों का सबसे प्रतापी जो शासक था वो कौन था? कनिष्क। ये भारत के, बहुत शानदार, ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता था सबसे प्रतापी। तो यहाँ जाएगा प्रतापी शासक था ये। क्या था? प्रतापी शासक। तो हम कह सकते हैं कुषाणों में सबसे प्रतापी शासक था वो कौन था? कनिष्क था। तो कनिष्क ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता था, ये प्रतापी शासक माना जाता था। और परंपरा के अनुसार, बहुत शानदार क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार इस समय में कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व, जिसको आपको पता है निग्रंथ कहा जाता था। पार्श्व से मतलब आपको पता है महावीर स्वामी जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24 तीर्थकर। 24 तीर्थकर महावीर स्वामी को छोड़कर 23 तीर्थकर क्या कहलाते थे? निग्रंथ कहलाते थे। और निग्रंथ का मतलब क्या होता है? किसी तरह का बंधन नहीं होना। तो आपको पता है परंपरा के अनुसार इसके समय में कश्मीर में कुंडल, कौन सी? चौथी बौद्ध सभा। इस समय में कश्मीर के कुंडलवन में आचार्य पार्श्व इसके आपको पता है गुरु थे किसके? कनिष्क के। तो पार्श्व की सलाह पर चौथी बौद्ध सभा बुलाई थी। कौन सी बौद्ध सभा? चौथी बौद्ध सभा। कितनी बौद्ध सभा हुई है आपको ध्यान में रखना है। मैं प्रथम बौद्ध नाम बता दूं, प्रथम बौद्ध सभा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। प्रथम बौद्ध सभा हुई थी
राजगृह में। कहाँ हुई? राजगृह बिहार। और ये हुई थी अजात शत्रु। पहली बोध सभा, प्रथम बोध सभा हुई थी राजगृह बिहार में अजात शत्रु में। दूसरी बोध सभा हुई थी आपको पता है वैशाली में, वैशाली बिहार। और काला शोक, ये कौन सी बोध सभा हुई? तीसरी बोध सभा। काला शोक है यहाँ पर, काला शोक तीसरी बोध सभा मैंने आपको बता रखी है सिलेबस में आपके। तीसरी बोध सभा हुई थी, यहाँ मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, पाटलिपुत्र। तीसरी कौन सी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और पाटलिपुत्र के समय में कौन था शासक? अशोक। अब आपसे ये ध्यान में रखना, प्रथम बोध सभा आपको पता है 483 ईसा पूर्व में हुई थी और ये 383 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी जो बोध सभा हुई थी वो 383 ईसा पूर्व। और आपको पता है उसके बाद में यदि बात करें हम आगे, उसके बाद में यदि हम बात करें तो देखो तीसरी बोध सभा 383 और चौथी आपको पता है मैं कश्मीर कुंडलवन पढ़ा रहा हूँ, कुंडलवन कश्मीर। तो उसके बाद में देखना है आपको कुंडलवन चौथी बोध सभा, चतुर्थ बोध सभा पासवान की सलाह पर हुई थी। इस बोध सभा को आपको पता है वसुमित्र, चौथी बोध सभा कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इस बोध सभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वसुमित्र को बनाया गया था। और उपाध्यक्ष आपको पता है अश्व घोष को बनाया गया था। ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछेगा कि इस बोध सभा का अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्व घोष को बनाया गया था। कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई थी। कौन सी राजधानी? 2 राजधानी। तो आपको पता है कनिष्क ने कौन सी राजधानी? 2 राजधानी। उसके बाद में देखना है पहली कौन सी बनाई? पेशावर बनाई थी। आपसे वो प्रश्न पूछेगा कनिष्क ने कितनी राजधानी बनाई? तो कनिष्क ने कितनी राजधानी बनाई? 2 राजधानी। कनिष्क की पहली राजधानी थी पेशावर जो पाकिस्तान में, दूसरी मथुरा जो कहाँ है? यूपी में। और इसने 78 ईस्वी में नया शवद चलाया था। 78 ईस्वी में क्या चलाया था? नया शवद चलाया था। तो आपको ध्यान में रखना है 78 ईस्वी में नया शवद चलाया जिसे शक शवद के नाम से जाना जाता था। और मैंने आपको प्रश्न भी बताया था कि शक शवद, आपको ये ध्यान में रखना है कि शक शवद गुप्त शवद, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गुप्त शवद आपको पता है गुप्त शवद चलाया गया था 319 ईस्वी में। और आपको पता है शक शवद की मैंने आपको डेट बताई थी, आपको ध्यान में है तो आपको डेट बताई थी शक शवद की, आप ध्यान में है तो शक शवद आप ही बताओगे कमेंट में। शक शवद की डेट थी 78। तो आपको पता है 319 में 78 घटाते हैं तो 241 आते हैं। और 241 वर्षों का किस शवद में अंतर है आपको देखना है, 241 वर्षों का अंतर। तो ये मैंने आपको बताया था गुप्त शवद और शक शवद में कितने वर्षों का अंतर है? 241। और आपको कमेंट में डालना है गुप्त शवद किस गुप्त शासक ने चलाया था? उत्तर डालोगे गुप्त शवद किस शासक ने चलाया था। तो आपको ध्यान में रखना है। तो कनिष्क ने 2 राजधानी बनाई। चौथी बोध सभा आपको पता है कुंडलवन कश्मीर में हुई। वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। उपाध्यक्ष अश्व घोष को बनाया गया था। कनिष्क ने 2 राजधानी बनाई, एक पेशावर, एक पेशावर पाकिस्तान में, मथुरा यूपी में। इसने 78 ईस्वी में नया शहर चलाया जिसे शक शवद के नाम से जाना जाता था। कनिष्क ने तक्षशिला में सिरशुक नगर बसाया और कश्मीर में कौन सा शहर बसाया था? कनिष्कपुर शहर बसाया था। तो हम कह सकते हैं कनिष्क ने 2 शहर बसाए, तक्षशिला में तो सिरशुक बसाया और कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था। आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए आप, तो कनिष्क मेरा आपको समझ में आया होगा, मैं वापस थोड़ा रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना। तो कनिष्क ये भारत के प्रमुख कुषाण राजाओं में माना जाता है। समझ में आई? तो ये प्रमुख राजाओं प्रतापी शासक माना। परंपरागत इसके समय में कश्मीर के कुंडल में आचार्य पार्श्व की सलाह से चौथी बोध सभा हुई थी। इस बोध सभा का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्व घोष। आपको पता है अश्व घोष ने पुस्तकें लिखी थी, मैं यहाँ ट्रिक लिखा हूँ, बुद्ध चरित्र। कौन सी पुस्तक? बुद्ध चरित्र। और बुद्ध चरित्र सौंदरानंद, बुद्ध चरित्र सौंदरानंद और सारी पुत्र प्रकरण, ये 3 पुस्तकें लिखी थी किसने? अश्व घोष ने। तो इस बोध सभा का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। और वसुमित्र ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम बता दूं मैं, विभाषा
शास्त्र, बहुत शानदार क्वेश्चन है, विभाषा शास्त्र। और एक और आगे देखो, इस बोध सभा का अध्यक्ष वसुमित्र उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। तो आपको पता है वसुमित्र इसका अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र पुराण, ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? अश्वघोष के हैं। कनिष्क ने 2 राजधानी बने, एक पेशावर पाकिस्तान में, एक मथुरा कहाँ है? यूपी में। आपको पता है पेशावर को पुरुषपुरी कहा जाता था, आपके किताब में हो सकता है पुरुषपुर, पेशावर का ही नाम पुरुषपुर था, पुरुषपुर, पेशावर का नाम क्या था? पुरुषपुर। इसने 78 ईस्वी में नया शब्द चलाया जिसे शक शब्द कहा जाता था। 78 ईस्वी में इन्होंने कौन सा शब्द चलाया? शक शब्द। कनिष्क ने तक्षशिला में शीर्षुक और कश्मीर में कनिष्कपुर शहर बसाया था। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया 78 ईस्वी में चलाया इन्होंने शक शब्द, तो आपको ध्यान में है कि गुप्त शब्द की तिथि क्या थी? गुप्त शब्द की तिथि आपको पता है 319 ईस्वी में, और शक शब्द आपको नीचे दे रखा है, शक शब्द की तिथि है 78, तो 319 में 78 घटाते हैं तो 241। तो आपको पता है गुप्त शब्द और शक शब्द में, गुप्त शब्द और शक शब्द में कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है। तो आपको कमेंट में ध्यान में रखना है गुप्त शब्द किसने चलाया, उत्तर दोगे। तो ये आपका तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट। उसके बाद में चलते हैं, लास्ट आपका पैराग्राफ आज कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक आपका पहला लेसन स्वर्णिम भारत कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आगे, बहुत शानदार क्वेश्चन। उसने कासगर, कनिष्क की बात कर रहा हूं मैं, कनिष्क का प्रश्न 4 नंबर आ सकता है। उसने कासगर, यारकंद, खोतान, आपको पता है अशोक ने भी एक अपने पुत्र के नाम पर खोतान शहर बसाया था। कुस्तन एक नाम का पुत्र था अशोक का। अशोक के पुत्र कुस्तन ने अफगानिस्तान साइड में खोतान शहर बसाया था, लेकिन उनके बारे में भविष्यवाणी की थी। उसके बाद में खोतान को उन्होंने अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया था अशोक ने। तो उसने कासगर, यारकंद, खोतान पर अपनी क्या की थी? विजय प्राप्त। ये खोतान शहर भारतीयों के शासकों पर नाम पर बसा था। महास्थान, बोगरा, मैंने आपको इस कमेंट में डालोगे महास्थान अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, इसका उत्तर कमेंट में डालोगे। महास्थान बोगरा बांग्लादेश में, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है और किसका अभिलेख था? तो महास्थान बोगरा बांग्लादेश में पाई गई सोने की मुद्राओं पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि महास्थान बोगरा बांग्लादेश में पाई गई सोने की मुद्रा थी, उस पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित की गई थी। मथुरा जिले में कनिष्क की एक प्रतिमा भी मिली थी। मथुरा जिला यूपी में, तो मथुरा जिले में भी कनिष्क की एक मूर्ति मिली। इस प्रतिमा में उसने घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने। मैंने अभी बताया चमड़े के जूते कौन से शासकों ने चलाए? जूते। तो आपको पता है कनिष्क ने, कुषाण शासकों ने चलाए थे। तो चोगा भारी बूट पहने हुए, चमड़े के जूते या चमड़े के जूते हम लिख सकते हैं, चमड़े के जूते कुषाण शासकों ने चलाए थे। चमड़े के जूते किस शासकों ने चलाए? कुषाण शासकों ने। उसके बाद में देखिए कनिष्क के दरबार में बहुत बड़े विद्वान रहते थे, पार्श्व भी रहते थे जो उसके राजगुरु थे। वसुमित्र, ये भी उन्होंने प्रथम बौद्ध सभा का क्या और चतुर्थ बौद्ध सभा का अध्यक्ष था। कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, मंथर। आपको पता है मंथर एक राजनीतिक गुरु था। राजनीति क्या था? गुरु। संरक्षक, ये आपको पता है एक विधि विधाता का जाता था। तो हम कह सकते हैं कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्व, नागार्जुन, मंथर, संरक्षक जैसे चरक, बहुत शानदार क्वेश्चन, चरक जैसे चिकित्सक आपको पता है जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता लिखी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो हम कह सकते हैं कि कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, मंथर, संरक्षक, चरक जैसे चिकित्सक विद्वान रहते थे। और चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी? चरक संहिता। आपको पता है बौद्ध धर्म की महायान। और आपको पता है एक और बढ़िया प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध सभा में, चौथी बौद्ध सभा जो चतुर्थ बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। 2 भागों में बंट गया, ध्यान देना। तो आपको पता है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म हुआ था। इस धर्म में महायान शाखा बौद्ध, और कनिष्क खुद भी कौन से संप्रदाय का था? महायान का। तो आपको हेनसांग का बताना है, हेनसाई कौन से धर्म के अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का जन्म कनिष्क महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चतुर्थ बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। एक तो बंट गया
हिनयान, बहुत शानदार क्वेश्चन है। और दूसरा बट गया महायान। तो बहुत ध्यान में रखना है। चतुर्थ बौद्ध सभा में आपको पता है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हिनयान और एक महायान। हिनयान का मतलब होता था निकृष्ट मार्ग, घटिया, और महायान का मतलब होता था उत्कृष्ट मार्ग। और कनिष्क चतुर्थ महायान संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। और नागार्जुन इसमें बहुत बड़े विद्वान हुए थे। नागार्जुन ने आपसे पता है पारे बनाने की, पारे से सोना बनाने के रसम समुच्चय का सिद्धांत दिया था। रस समुच्चय का सिद्धांत नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत दिया। और कह सकते हैं रस समुच्चय सिद्धांत नामक उन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी। रस समुच्चय का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। और नागार्जुन आपको पता है बहुत बड़े विद्वान थे। नागार्जुन ने प्रज्ञापारमिता, एक मतलब महायान संप्रदाय की बड़ी पुस्तक मानी जाती थी, प्रज्ञापारमिता नामक क्या लिखा था ग्रंथ। और नागार्जुन ने पारे से सोने बना देते थे। भस्म विधि, मतलब भस्म विधि बनाने की, भस्म विधि का आरोपण इसे नागार्जुन ने दिया था। तो ये आपका पहला लेसन स्वर्णिम भारत आज आपका मैंने कंप्लीट करा दिया। पहला लेसन जो आपको पता है स्वर्णिम भारत से लेकर 1206 तक, मतलब दिल्ली सल्तनत तक। और मैं अगले वीडियो उस वीडियो तक मेरे को विदा चाहिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। और उस टॉपिक का नाम है, आपको पता है संघर्षकालीन भारत, उसका नाम है 1206 से 1707। 1206 से मतलब दिल्ली सल्तनत, और 1700 प्लासी युद्ध तक। तब तक के लिए मेरे को धन्यवाद।